तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसी डेवलपमेंट्स की, एक ऐसे क्राइम की, एक ऐसे जुर्म की जिसका अंदाज़ा शायद हमने नहीं लगाया था कि ऐसा भी आज के दिन आज की सरकार के होते हुए हो सकता है। ये बहुत बड़ा सवाल है। आपको याद होगा जब ये नई सरकार बनी थी आज से 8 साल पहले, बहुत बड़े बड़े फैसले लिए गए, जिनमें नोटबंदी एक फैसला था, जीएसटी का दूसरा फैसला था, इनकम टैक्स में चेंजेस का तीसरा फैसला था और कुछ कानून बदले गए थे इंपोर्ट एक्सपोर्ट के, सर्विस टैक्स के और इंपोर्ट एक्सपोर्ट के रूल्स में काफ़ी तब्दीलियां की गई थी। और उन सब का मूल मकसद, मेन एम जो था, वो 3-4 चीज़ें बताई गई थी। सबसे पहले कि इन एक्शन से, इन नए कानूनों से ब्लैक मनी खत्म हो जाएगी। देश में ब्लैक मनी का चलन एकदम खत्म हो जाएगा। दूसरा, बैंक्स की जितने बैंक्स हैं, सरकारी हो, प्राइवेट हो, कोऑपरेटिव हो, शेड्यूल्ड बैंक हो, किसी किस्म के बैंक हो, उनमें जो धांधलबाजी चलती है, फ्रॉड्स होते हैं, वो बंद हो जाएंगे। तीसरा, इन्फ्लेशन कंट्रोल होगी, मनी का संचालन बराबर होगा, पैसे का, और हवाला सिस्टम खत्म हो जाएगा। और सबसे बड़ा जो बयान उस समय की सरकार ने दिया, जो आज भी है, इस सरकार ने, नई सरकार ने ये कहा था कि इन कानूनों से टेरर एक्टिविटीज़ के ऊपर बहुत बड़ी रोक लगेगी। टेरर ऑर्गेनाइजेशन की फंडिंग पे बहुत बड़ा असर पड़ेगा और देश में अमन व अमान, खुशहाली, इस किस्म की बातें होगी। लेकिन अब मैं आपको बताता हूँ, आपने सबने ये तीनों किस्से जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, आप ऑलरेडी देख चुके हो, लेकिन उनके पिछोकड़ में बहुत कम लोग गए होंगे। अब वापस ज़माना छोटे चोरों का नहीं, बड़े चोरों का आ रहा है। क्रिमिनल जो पहले 2-4-5 करोड़ की हेरा फेरी करते थे, आज सैकड़ों करोड़ों की करने लगे, और वो भी नए तरीके से। आप देखिए, 2008 के बाद, 2014 के बाद, 2008 से लेकर 2014 तक जितने फ्रॉड हुए थे कांग्रेस सरकार के आखिरी उसमें और बीजेपी सरकार के आने के शुरुआत में, तो ये कहा जाता था कि जितने फ्रॉड 2014 के बाद सामने सरकार लेके आई, वो सब के सब कांग्रेस सरकार के समय पे हुए थे। हमने तो उनको बाहर निकाला है, हमने दोषियों को पकड़ा है। ये सब कांग्रेस सरकार के समय पे फ्रॉड हुए, बैंक फ्रॉड जितने हुए। लेकिन अब जो हो रहा है वो आज की सरकार का पर्दाफाश कर रहा है। ये आपकी आंखें खोलने वाले आंकड़े हैं और आपको ये बताने की कोशिश की जा रही है इस आज के वीडियो के थ्रू कि आप ज़रा ध्यान से सोचिए, ठंडे दिमाग से। किसी पार्टी विशेष, किसी और जाति विशेष, धर्म विशेष बातों को छोड़ के देश की इकोनॉमी के बारे में सोचते हुए अगर ये 3 इंसिडेंट्स को आप ध्यान से सुनोगे, आपको बहुत कुछ पता चलेगा कि आज भी वही हो रहा है जो पिछले 70 सालों में हो रहा था। बदला कुछ भी नहीं है। पहली इंस्टांस आज से तकरीबन 1 महीना पहले उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़े कारोबारी के घर से 200 करोड़ से ज़्यादा का कैश, सोना, चांदी, सिक्योरिटीज़, बैंक डिपॉजिट्स वगैरह की खबर आई।
नोटों का भरा हुआ कमरा दिखाया गया और लोग पहली बार हिंदुस्तान के हैरान थे कि उन्होंने इतने नोट अपनी ज़िंदगी में पहली बार टेलीविज़न पे एक आदमी के घर से मिले देखे। चलो हमने सोचा कि एक आध बात ऐसी हो सकती है, कुछ लोगों ने कुछ हेरा फेरी की, पैसे की, ब्लैक मनी की, सरकार को पता नहीं चला। एक वन ऑफ केस जैसे होता है कि कभी कभी हो जाता है ऐसा। मान लिया हो गया। उसके 15 दिन के बाद कलकत्ता में दूसरा बड़ा एक स्कैंडल सामने आता है। सैकड़ों करोड़ रुपये कैश वहाँ भी मिलते हैं। ममता बनर्जी के करीबी लोग उसमें उस नोटों की जो नोट सामने आते हैं ब्लैक मनी के, वो आपको दिखाए गए। एक औरत के पास से तकरीबन 60 करोड़ रुपए का कैश निकला। अभी और निकलना बाकी है। 4 गाड़ियां अभी तक मिल नहीं सकी हैं जिनको सरकार ढूंढ रही है। उन गाड़ियों में कितने करोड़ होगा पता नहीं। ये तो खाली हम कैश की बात कर रहे हैं, उसके पीछे क्या है वो बहुत बड़ी कहानी है, वो भी जाने दीजिए। चलो हो गया, इतना बड़ा देश है, एक वारदात हुई, दूसरी हो गई। लेकिन अब तीसरा केस जो हमारे महाराष्ट्र से सामने आ रहा है, जालनाथ से औरंगाबाद के पास, इनकम टैक्स की बहुत बड़ी रेड बड़े सीक्रेटिव तरीके से 3 तारीख को की गई, आज से 8 दिन पहले। और उस रेड में तकरीबन 56 करोड़ रुपया कैश मिला है, 56 करोड़, और कोई 16-17 करोड़ रुपए का सोने के गहने और चांदी वगैरह, हीरे जवाहरात जिसको बुलियन कह देते हैं, वो मिला है। और जांच अभी जारी है। बहुत सारे बैंक लॉकर अभी खोलने को बाकी हैं। अब 3 केसों में कॉमन बात क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। बड़े चोरों की बात, अब छोटे चोर तो भूल जाइए। अभी 2-4 करोड़ वाले लोगों की बात अब आगे से नहीं होगी। अब तो सैकड़ों करोड़ों के लोगों की बात होगी। इसमें 3-4 बातें सामने आती हैं, वो जरा आप ध्यान से सुनिए। बहुत बड़ा देश के लिए संकट खड़ा हो रहा है। पहली बात, आज से 6 साल पहले इन्हीं दिनों में, नवंबर महीने में, एक बहुत बड़ा फैसला इस सरकार ने लिया था नोटबंदी का। नोटबंदी के वही 4-5 कारण थे जो मैंने आपको बताए। ब्लैक मनी खत्म हो जाएगी, टेररिज्म खत्म हो जाएगा, इकॉनमी सुधरेगी, सरकार का पैसा वसूली टैक्स का ज़्यादा होगा, टैक्स की चोरी बदली रोक दी जाएगी। ये 4-5 वादे आपसे किए गए थे और आपने मान लिया। पूरा देश लाइन में लग गया अपने छोटे मोटे डिनोमिनेशन के नोट बदली करवाने में। पूरे देश के लोग जो थोड़ा बहुत जिनका बैंकों में पैसा पड़ा था वो अपने नोट बदली कराने में लग गए। हमने बर्दाश्त किया कि ठीक है, देश की इकॉनमी के लिए अगर ये काम अच्छा है तो हम सब कुछ सहने को तैयार हैं। लेकिन वो ब्लैक मनी तो गई, पुराने नोट गए। सरकार ने मान लिया कि 98% पुरानी जो नोट 1000 रुपये के, 500 के हमने कैंसिल किए थे, वो वापस बैंकों में पहुंच गए हैं। पहली बात तो ये थी, अगर इतना पैसा वापस बैंकों में पहुंच गया तो ब्लैक मनी गई कहाँ? क्या पूरे देश में 2% ब्लैक मनी थी? वो भी छोड़ दो, हो जाता है कई बार लोगों ने मैनिपुलेट कर लिया होगा, कहीं से खबर लग गई होगी पहले कि नोटबंदी होने वाली है, एडजस्ट कर लिया। खैर, अब ये पिछले 1 महीने में जो 3 बड़े सीजर्स हुए हैं, वे तीनों के तीनों सीजर उस नई करेंसी में हुए हैं जो आज से 6 साल पहले इंट्रोड्यूस की गई थी। ये को पुराने नोट नहीं हैं कांग्रेस सरकार के टाइम के छपे हुए जो लोगों के पास से मिले हैं।
ये वो नए नोट हैं जो इस सरकार ने 6 साल पहले नोटबंदी करने के बाद छापे थे। अब इसका मतलब क्या है सीधा साधा, कि ये सरकार के नए नोट भी इकट्ठे किए जा रहे हैं। ये नए नोट भी ब्लैक मनी क्रिएट कर रहे हैं। तो जो सरकार के ब्लैक मनी कंट्रोल करने के दावे थे वो आज के दिन में सब खोखले नज़र आते। ये तीनों केस को ले लें तो तकरीबन 1500 करोड़ रुपए का घपला सामने आता है। हालांकि देश के लिए तो ये बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है। अगर ये 3 केसेस में 1500 करोड़ की ब्लैक मनी सामने आती है नए नोटों में, जो 6 साल पहले इंट्रोड्यूस किए गए थे, तो इसका मतलब है जो अभी तक सामने नहीं आया उसका ज़ख़ीरा कितना बड़ा होगा, ये आप अंदाज़ा लगा के देखिए। तो अगर नोटबंदी से ब्लैक मनी ख़त्म होती तो ये सिर्फ 3 केसेस में इतनी बड़ी रकम ब्लैक मनी में नहीं मिलती। दूसरा, जो टाइटनिंग ऑफ लॉज स्क्रूज, सख्त कानून की परवाह भी किसी को नहीं है, किसी को डर ही नहीं है। इतने बड़े बड़े फ्रॉड करते हैं बड़ी हिम्मत से, दलेरी से, और जब पकड़े जाते हैं तो वो वही 3-4 लोग नहीं होते, वो टिप ऑफ द आइसबर्ग होता है। उसके आगे बहुत लंबी चेन जुड़ी होती। मैं बताता हूँ कैसे होती है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल एक एग्ज़ाम्पल आपको जालना की देते हैं, जहाँ से 56 करोड़ कैश मिला और 16 करोड़ रुपए की हीरे जवाहरात मिले। और टोटल आज जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अपनी एक जो बयान दिया है उसमें साफ कहा गया है कि 120 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी का केस भी है। 60 करोड़ कैश, 18 करोड़ जवाहरात और 120 करोड़ की टैक्स चोरी, और उसके अलावा और भी बहुत कुछ है। टोटल मिला के 350 करोड़ का घपला ये 2 कंपनी ने, जो स्टील का TMT सरिया जिसको बोलते हैं वो बनाती है, 2 कंपनी से उनका 350 करोड़ रुपए का घपला। अब वो भी छोड़ दीजिए, घपला हुआ। ये स्टील का जो बिज़नेस है इसमें बहुत सारे कंट्रोल्स हैं। सेंट्रल एक्साइज डिपार्टमेंट की तस्दीक के बिना, सर्टिफिकेशन के बिना स्टील कंपनी से बाहर नहीं निकल सकता। तो कहीं ना कहीं सेंट्रल सरकार के लोग उन पर नज़र रखते हैं। उसके बावजूद इतनी बड़ी एक गलती उन लोगों ने की और सरकार पकड़ नहीं सकी। उसमें इनकम टैक्स ने खुद ये बातें मानी हैं आज की उस स्टेटमेंट में, कि उन लोगों ने बहुत सी कानून की धाराओं को तोड़ा है, उन लोगों ने टैक्स अवेजन किया है। GST जो है जनरल सेल टैक्स, उसको उसकी जो पूरी रकम पे करनी बनती थी सरकार को वो पे नहीं की, उस टैक्स की चोरी की है। और दूसरा, जो स्टॉक पड़ा होता है रॉ मटेरियल जिससे एंड प्रोडक्ट बनती है, उस रॉ मटेरियल को इन्फ्लेट किया गया, ओवर एस्टिमेशन दिखाई गई उसकी। वो इसलिए कि हमने इतने करोड़ रुपए का सामान खरीदा। अब सामान खरीदने के लिए पैसा चाहिए, उसके लिए पैसा कहाँ से आया? तो इन 2 कंपनियों को ने बोला कि हमने वो पैसा अनसिक्योर्ड लोन्स लिए हैं, कर्जा लिया है। वो कर्जा कहाँ से लिया? वो कैलकाटा की शेल कंपनी से लिया। शेल कंपनी जो फर्जी कंपनियां होती हैं, जो पैसे का लेन देन करती हैं और जिसका कहीं कोई रिकॉर्ड नहीं होता, मिलता नहीं। तो इतना बड़ा आडंबर इस देश में चल रहा है। अब जब इनकम टैक्स ये सब बातें मानता है तो इसकी आगे जो इन्वेस्टिगेशन है बड़े चोरों तक पहुंचने के लिए वो कैसे जाएगी?
छोटी सी बात आपको बता देता हूँ सीधे शब्दों में, ये बहुत इंट्रिकेटेड मामला होता है, टीडीएस इश्यूज होते हैं, कैसे अकाउंट बुक्स मैनिपुलेट होती हैं। और आगे जाके इनकम टैक्स ने ये भी कहा है कि बहुत सारा कैश बैंक के लॉकर से मिला, 30 लॉकर, और वो 30 लॉकर जो थे जिनमें कैश मिला, बड़ा अमाउंट कैश का, जो वो लॉकर किसी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में नहीं थे, पंजाब नेशनल बैंक में नहीं थे, किसी और नेशनलाइज्ड बैंक में नहीं थे, वो इस इलाके के छोटे छोटे कोऑपरेटिव बैंक्स में थे। अब कोऑपरेटिव बैंक का हाल आगे हम देख चुके हैं। पंजाब महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक का 3,500 करोड़ का घपला सबके सामने है। अगर उसके बाद भी कोऑपरेटिव बैंक्स कोई इस किस्म की निगरानी नहीं रख सकते कि उनके पास क्या जमा करवाया जा रहा है, क्या निकाला जा रहा है, भले लॉकर्स हों, एक इनबिल्ट सिस्टम होता है जहाँ पे क्लाइंट्स की शनाख्त की जाती है कि जो क्लाइंट हमारा लॉकर ऑपरेट कर रहा है, क्या उसकी हैसियत वो लॉकर ऑपरेट करने की है। अब जो आदमी एक बैंक का लॉकर ऑपरेट करेगा, वो कम से कम 2, 4, 5 लाख रुपया, 10 लाख रुपए के कुछ जवाहरात, कैश, कागजात रखेगा। अब 10 रुपये रखने के लिए तो कोई लॉकर लेगा नहीं, लेकिन वहाँ पे जिन लोगों के नाम से वो लॉकर लिए गए थे बैंक में, वो मालिकों के नाम के नहीं पे थे, वो उनके जो मुलाजिम हैं, कोई ड्राइवर है, कोई पियोन है, कोई क्लार्क है, कोई सुपरवाइज़र है, कोई घर का नौकर है, उनके नाम पे लॉकर खोले गए और वो नौकर लोग जाके बैंक के वो लॉकर ऑपरेट करते हैं, लाखों रुपये बैंक में छोड़ के आते हैं। अब लाखों रुपये यहाँ हीरे जवाहरात जेब में तो जा नहीं सकते, कोई सुपरविजन का सिस्टम नहीं है, कोई इंटेलिजेंस गैदर करने का सिस्टम नहीं है। अब वो भी छोड़ दीजिए, चलो बेचारे मुलाजिम थे, मालिक ने बोला ये काम करो, उन्होंने कर दिया। अब देखने वाली बात यह है कि जो पहले केस में, उत्तर प्रदेश के केस में 200 करोड़ रुपया मिला, कलकत्ता वाले केस में अभी 100 करोड़ के करीब हो गया, और यहाँ पे 56 करोड़। अब ये पैसा आया कहाँ से, ये कैश जनरेट कैसे हुआ। आप फैक्ट्री के मालिक को, आपने टैक्स की चोरी की, टैक्स भरा नहीं, लेकिन उसमें कैश का लेना देना नहीं होता। कैश तो तब आएगा जब आप कोई चीज़ बेचते हो, और जो आदमी वो चीज़ खरीदता है वो आपको कैश देगा या चेक देगा या ऑनलाइन पेमेंट करेगा। अब इसमें ना ऑनलाइन पेमेंट हुई है, ना चेक पेमेंट हुई है, तो किसी ना किसी ने वो कैश में आपको पैसा दिया है। वो कौन है? वो एक पार्टी तो होगी नहीं जिसने 50 लाख कैश दिया हो, उसमें 10, 5, 10, 15, 20, 25, 50 लोग होंगे। किसी ने 1 करोड़ का माल खरीदा होगा, किसी ने 2 करोड़ का खरीदा होगा। अब उन लोगों ने कैश में पेमेंट क्यों की? इसका मतलब वो लोग भी कैश की चोरी कर रहे थे, टैक्स की चोरी कर रहे थे। तो देखने में ये केस इतना आसान नहीं। जिन लोगों ने इन 2 कंपनियों से इतना सामान खरीदा जिसके एवज में उन्होंने 56 करोड़ कैश में दिया, उन लोगों ने कहीं और से भी खरीदा होगा, कुछ और कंपनियां भी इसी किस्म के काम कर रही होंगी, वहाँ भी उन्होंने कैश में दिया होगा। तो ये बात समझ में नहीं आती कि इतना कैश ब्लैक में जनरेट कैसे हो रहा है सोसाइटी में, कहाँ से आ रहा है समाज में, बिजनेस में। हमने नोटबंदी करके देख ली, जीएस लगा के देख लिया, बड़ी बड़ी बातें करके देख ली कि ब्लैक मनी ख़त्म, बैंकों में घोटाले ख़त्म, लेकिन उसके बाद भी पिछले 8 सालों में कितने बैंक घोटाले हुए हैं कोई अंदाज़ा नहीं, आप गिन नहीं सकते हो। और बैंक घोटाला करने वाले लोग सब बाहर भाग जाते हैं।
आता वापस कोई नहीं है। कहीं ना कहीं ये सिस्टम का फेल्योर है, हमारी पॉलिसीज़ का फेल्योर है और एक्शन लेने में कमी है। आने वाले दिनों में इसी किस्म के और बड़े चोरों की, ठगों की कहानी और सुनाते रहेंगे। तब तक के लिए आप सबका शुक्रिया, धन्यवाद।